हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभाष सिंह इंटर कॉलेज। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोगों को ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट जो है, जो क्लास 9th में हम पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, क्लास 10th का है ये, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके होंगे ये कि अपरिमेय संख्या, मतलब कोई अपरिमेय संख्या है, यदि उसमें परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो मान लो एक अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या √2 होता है ना, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दो। तो देखो इसमें परिमेय संख्या क्या हो सकता है, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो उससे जब गुणा करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से, तो परिमेय संख्या कौन सा, जैसे मान लो परिमेय संख्या 5 है, तो इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2√5। तो यह क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा। तो देखो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या मिला हमें, अपरिमेय संख्या। मतलब √2 अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है। जब इनका गुणा कर दे तो क्या आया, 3√2। तो ये जो 3√2 आया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो कैसी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या 2 से गुणा कर दिए तो क्या आ गया, 2√3 आ गया। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दिया तो कैसी संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। फिर देखो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी अगर हम किसी परिमेय संख्या से गुणा कर दे, जैसे क्या 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 है ना, 2/3 भी लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 और अपान 3। तो ये जो आया रिजल्ट कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखना /3 यानी कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है ये, लेकिन है क्या, ये अपरिमेय संख्या है। अभी हम सिद्ध करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो पहले जान लो कि ये है, देखो 2 है, 2 से गुणा √5 में हो तो क्या हो गया 2√5 और अपान में 3। अगर यहाँ 3 नहीं लिखे होते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो √5 यानी कि अपरिमेय संख्या में किसका गुणा, 2 का गुणा, तो कितना रिजल्ट आएगा 2√5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि नियम है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। कह सकते हैं जैसे 2 गुणा √2 = 2√2 हो जाएगा और 3 × √5 = 3√5 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो कैसी संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहीं लिखा हुआ 5 गुणे ऐसे 5 × √7, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, =5√7 आएगा, जो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। अब देखो और है, इसमें दूसरा है लिखा है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि ये है √3, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब हम इसमें परिमेय संख्या जोड़ देते हैं, जब हम इसमें परिमेय संख्या जोड़ देते हैं, परिमेय संख्या कौन सा, कुछ भी बोलो वही होगा परिमेय संख्या। जैसे 7/2 या 7 ही ले लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या करते हैं, जोड़ दिए, तो ये जो रिजल्ट वैल्यू आया ये क्या आया, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये नियम है, याद रखना, ये बहुत काम आएगा अभी एक्सरसाइज में। तो अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो कैसी संख्या आता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है हमें। जैसे 2 + √3, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है। तो क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगा। याद रखना क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो या अपरिमेय संख्या में
परिमेय संख्या जोड़ो तो हमें कैसी संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। और अगर 2 माइनस रूट 3 हो तो भी यह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाया जा रहा है। या रूट 3 माइनस 5 लिखा हुआ तो क्या है, तो अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तो कैसी संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऐसे रूट 7 प्लस से कुछ भी लिख सकते हैं 3, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इसमें है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर। चलो लिख लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या रूट 2 होता है, एक रूट 3 होता है, रूट 5 होता है, रूट 7 होता है, रूट 9 नहीं, रूट 11। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कैसी संख्या लिखी है, अपरिमेय। तो देखो क्या है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या लिखिए ना, उसमें यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या करने जा रहे हैं, परिमेय संख्या से भाग, परिमेय संख्या से भाग देने जा रहे हैं। जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर किससे भाग देना है, परिमेय संख्या से भाग देना है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जैसे मान लो परिमेय संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, ये सब परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दे दिए, बटे कर दिए तो भाग दे दिए। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कर दिए, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या कर दिए, भाग कर दिए। और फिर देखो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कर दिए, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो सभी संख्याएं मिल रही है हमें कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। किसी के दिमाग में कुछ सवाल आएगा तो क्वेश्चन करना कमेंट में, हम जवाब देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, स्टार्टिंग से लिखना, स्टार्टिंग में जो लिखे थे उसको नोट करना, जगह छोड़ना, उसके बाद फिल कर लेना अपने मर्जी से भी। पॉज वीडियो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक 3rd पॉइंट 3 पॉइंट समझ लिए थे। नंबर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट में नंबर 4 पॉइंट है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से, इसमें परिमेय संख्या में। तो पहले 2, 3, 4 मतलब कोई 2, 3 परिमेय संख्या लिख लेते हैं, जैसे 7 है ना, कोई भी परिमेय संख्या लिख लेते हैं। जैसे क्या लिख लेते हैं 7, 9 है ना, 2, 4, ये सभी क्या है परिमेय संख्या। अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, बस हम ऐसे ही लिख दे जो दिमाग में आए। तो परिमेय संख्या में क्या अपरिमेय संख्या से भाग कर दो, मतलब इसमें भाग कर दो किससे, अपरिमेय संख्या से। बताओ कोई अपरिमेय संख्या, जैसे रूट 3 है ना, रूट 11, रूट 7, रूट 19, ये सभी क्या अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिए है ना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये सभी संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। याद रखना अपरिमेय संख्या है, यानी कि 1/√2, 2/√3 ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही समझना था है ना। उसके बाद जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़े थे शायद 1.3 है ना, थ्योरम 1.3 था शायद है ना, पता नहीं याद नहीं है, हाँ 1.3 था थ्योरम। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि P व Q सह अभाज्य संख्या है। पहले तो सह अभाज्य के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो उसको भी जान लेते हैं। यदि P और Q कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब 7 और 11 दो संख्याएं हैं। अब बताओ इनका गुणनखंड कर दो, तो 7 का गुणनखंड जब करोगे तो 7 गुणे कुछ नहीं तो 1, और 11 का तो 11 गुणे कुछ नहीं तो 1। तो वास्तव में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हमने बताया था डेफिनेशन में, यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम किसी का भी गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है और एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं लिखे। लेकिन हम लिख रहे हैं तो सिर्फ समझने के लिए कि मतलब एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है, तब ये क्या है
तब ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखना। अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो निश्चित रूप से उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो याद रखना, इसको हटा दे रहे हैं। अगर नोट करना था तो पॉज करके नोट कर लेना चाहिए था, पीछे जाओ नोट कर लो। फिर देखो अगला स्टेप, उसी थ्योरम में हम लोग कुछ पढ़े थे उसको याद करते हुए चल रहे, क्योंकि उसी में अगला एक्सरसाइज जो है 1.3 इसमें यही सब काम आने वाला है, ये सब काम आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ध्यान से। यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक, यही था। यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। पढ़े थे ना। इसी दूसरी लाइन का मतलब ये भी होता है कि 5 अगर p को विभाजित कर ही रहा है तो निश्चित रूप से 5p का एक गुणनखंड होगा। 5p का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि p = 5 × 1। बोलो, अगर 5p को विभाजित कर रहा है, अगर 5p को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से 5p का एक गुणनखंड होगा। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कोई संख्या है वह 2 से विभाजित हो रहा है, तो देखो 2 से विभाज, 4 = 2 × 2, 6 = 2 × 3, 8 = 2 × 2 × 2। तो देखो 2 4 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है ना, 2 × 4, तो 4 का गुणनखंड जरूर है 2। जो संख्या को विभाजित कर रहा है, जो किसी संख्या को विभाजित कर रहा है वो उस संख्या का गुणनखंड जरूर होगा। देखो 2 4 को विभाजित कर रहा है तो 2 4 का गुणनखंड है, और भी है, लेकिन एक की बात किया जा रहा है यहाँ कि 2 कम से कम 2 तो 4 का गुणनखंड है। फिर देखो अगर 2 6 को विभाजित कर रहा है तो 2 6 का एक गुणनखंड है कि नहीं। देखो गुणनखंड किया है यहाँ, 6 = 2 × 3, 2 उसका एक गुणनखंड है ना, वही चीज है। फिर देखो 8, 2 8 को विभाजित करता है तो निश्चित रूप से 2 8 का एक गुणनखंड है, वही भाषा है। 5p को विभाजित करता है, अगर 5p को विभाजित करेगा मतलब कर रहा है तो 5p का एक गुणनखंड होगा। फिर देखो यहाँ दूसरे शब्दों में मतलब फिर वही है, 7m² को विभाजित करता है तो 7m को भी विभाजित करेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो अब जानो। 7m² को अगर विभाजित करता है तो निश्चित रूप से 7m को भी विभाजित करेगा, और वास्तव में यदि 7m को विभाजित करता है तो 7m का एक गुणनखंड होगा, तो 7m का एक गुणनखंड होगा, याद रखना ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। एक्सरसाइज से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, 3 से 4 नंबर तक आ जाता है, कभी कभी तो 6 नंबर में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जान जाओगे सब आ जाएगा, एक ही जानना है। कोई कहेगा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, √13 एक अपरिमेय संख्या है। कोई कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या, कोई एक दिया जाएगा क्वेश्चन में और कह दिया जाएगा सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमें, यदि तो हम क्या करेंगे ये हमें जानना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहले हम तो सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन कहाँ किसी को दिक्कत होगा ये हम जानते हैं और हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये बताओ, यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम मान लेते हैं, अभी बताते हैं कि कैसे कैसे क्या किया गया, ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। पहले ये जान लो कि ये सब चीज़ें क्या समझ रहे हो। हमें बताओ, यहाँ मान लिए हैं हम कि √5 = p/q, और जहाँ p व q मतलब p और q जो 2 अंक हैं वो कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं मतलब क्या है, अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
मतलब 5 मतलब P दिया हुआ है तो P बराबर कुछ भी लिखा हो और Q बराबर कुछ भी लिखा हो गुणनखंड करके, तो उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो हमारे बातों को। अगर P इक्वल टू हम लिखते 5 इंटू एक्स, मतलब कुछ भी 5 गुणा कर दिए 5 का x में, तब P आ जाएगा, अपनी मर्जी से मान ले रहे हैं। फिर देखो Q इक्वल टू 5 इंटू वाई। बताओ इन दोनों के गुणनखंडों में कुछ उभयनिष्ठ है? हाँ, कौन? 5। ऐसा नहीं है, सह अभाज्य है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या होगा? कुछ और होगा, कुछ और होगा। मतलब P इक्वल टू 5 इंटू कुछ है तो Q इक्वल टू 3 इंटू कुछ होगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा इन दोनों में, इन दोनों के गुणनखंडों में ऐसा कुछ नहीं होगा जो क्या हो? कॉमन हो, दोनों में हो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये जान लो। तो अगर P व Q क्या है? सह अभाज्य है, तो निश्चित रूप से P का गुणनखंड और Q का गुणनखंड एक ही संख्या नहीं होगा। सबसे पहले ये डिक्लेयर कर लो दिमाग में, ठीक। अब देखो ये चीज़ दिमाग में आ गया, ये चीज़ समझ गए ना? अब आओ यहाँ पे, ये बताओ P स्क्वायर बराबर 5Q लिखा हुआ है, P स्क्वायर बराबर 5Q, तो समझो अभी अभी हमने लिखा था P इक्वल टू 5 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या था? P का एक गुणनखंड है, कौन? 5, नहीं है? देखो P का गुणनखंड किए तो 5 गुणे x आएगा, नहीं है? 5 और x क्या है? P का गुणनखंड है, ठीक है? P का गुणनखंड है, मतलब जो इधर है उसका एक गुणनखंड है, कौन? ये, और एक गुणनखंड है ये। मतलब P का कितना गुणनखंड है? 2। तो एक गुणनखंड क्या है? 5 है। एक गुणनखंड क्या है? x है। तो हमें जो जरूरत होगी वही हम तो रखते हैं। अब बताओ हमें, अगर यहाँ P स्क्वायर लिखा होता तो P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, कौन? 5। P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, कौन? x। और अभी अभी हमने थ्योरम की बात किया था तो हमने बताया था अगर P स्क्वायर का एक गुणनखंड है 5 तो 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। जो गुणनखंड होता है यानी कि x P स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, याद रखना। अब यहाँ P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अभी सवाल नहीं लगा रहे, सिर्फ समझ रहे हैं, जिससे जल्दी जल्दी समझ जाओ। तो बताओ P स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर लिखा, मतलब 5 गुणे Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर का गुणनखंड कौन है? 5। P स्क्वायर का गुणनखंड कौन है? Q स्क्वायर, है ना? इसका मतलब क्या है? 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, Q स्क्वायर P स्क्वायर को विभाजित करेगा। लेकिन हम सिद्ध क्या कर रहे हैं? √5। इसका मतलब हमें अंक लेकर चलना है, P स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं। तो देखो अंक 5 है, तो बताओ 5 यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ इस लाइन में यहाँ जो है क्या हो रहा है? 5 P स्क्वायर को, अरे इस लाइन में ऊपर दी गई लाइन को ही यहाँ लिखते हैं, है ना? मतलब इस लाइन में अब क्या आ रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है? 5 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब थ्योरम क्या कहता है कि अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 P को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? श्योर है करेगा, जान रहे हो? और अगर 5 P स्क्वायर P को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से 5 P का एक गुणनखंड होगा। अभी थ्योरम में जो हमने बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट वाले में एक बार फिर से देखना वीडियो, 2-3 बार देखो तब कॉपी में नोट करो, 2-3 बार देखो तब कॉपी में नोट करो। जो शब्द समझ में ना आए उसको पीछे जाओ, थोड़ा सा फिर से सुनो, तब समझ में आ जाएगा। फिर देखो 5P का एक गुणनखंड है, ये बात समझ में आया? 5P का एक गुणनखंड है, समझ गए हम कैसे? क्योंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, और इससे पता चला कि 5 P का एक गुणनखंड है। ये कंफर्म हुआ? अब आगे बढ़ो, यहाँ क्या हुआ अभी बताएंगे। अब यहाँ जाओ, बताओ Q स्क्वायर बराबर 5M स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है ना? अब बताओ हमें 5 Q स्क्वायर का गुणनखंड है? बिल्कुल है, अभी अभी हम लोग सीख रहे हैं। और M स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर का गुणनखंड है, श्योर है। अब हमें ये बताओ क्या 5 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि Q स्क्वायर का गुणनखंड है कौन? 5। तो 5 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो थ्योरम क्या कहता है? अगर 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, और अगर 5 Q को विभाजित करेगा तो निश्चित है 5 Q का एक गुणनखंड है। बोलो, अब देखो 5 Q का एक गुणनखंड है, और यहाँ क्या है? 5 P का एक गुणनखंड है। मतलब क्या है?
5 p का भी गुणनखंड है और 5 q का भी गुणनखंड है। मतलब p का गुणनखंड है 5 और q का गुणनखंड भी है 5। अब बताओ, अब यहाँ x y लिख दे रहे, समझ रहे हो ना कि यहाँ अंक अलग अलग है, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलो 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब बताओ 5 दोनों का गुणनखंड है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब सह अभाज्य नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से। p का गुणनखंड है 5, q का गुणनखंड है 5, इसका मतलब 5 p और q दोनों का एक गुणनखंड है। मतलब p और q का गुणनखंड है कौन? 5। तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ। अगर 5 p और q दोनों का गुणनखंड हो गया तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और हम लोग माने थे कि p और q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और आया क्या? 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब हम जो मान लिए थे वो धारणा क्या था? गलत था। अगर वो गलत था तो ये सही है, और ये सही है तो वो गलत था। समझ में आया इतनी बात ना? ये चीज़ तो समझ में आया कि अगर हम लखनऊ में हैं तो हम अपने गांव में नहीं हैं, और अगर हम गांव में हैं तो हम लखनऊ नहीं हैं, निश्चित है ना? ऐसे ही समझना है। अब ध्यान से हमारी बात सुनो और आगे देखो। हमें अगर सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहला काम करेंगे, जो भी मानना हो, √3, √2, √5 अभाज्य का, है ना? अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को सिद्ध किया जाता है, ठीक है? अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जिसको सिद्ध करना हो उसको मानो। ये क्या कहना है? 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या है। और मान क्या रहे हैं? परिमेय संख्या है। ध्यान से, ऐसे इसको कई बार जब लगाओगे दिमाग में इसको बैठाना पड़ेगा, एक लाइन फिक्स करना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है? जब 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो आएगा। ऐसे ही एक लाइन लिखना। अभी हम वर्क देंगे तो उसको करना, इतने पर आज एंड कर देंगे, फिर अगले दिन बताएंगे इसी एक्सरसाइज के अगले सब क्वेश्चन, अगले ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसको जब सीख ले जाओगे तो ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? अब देखते हैं, जिसको सिद्ध करना है अपरिमेय है उसको हम मानेंगे परिमेय है, ठीक? ध्यान से सुनो, उसको मानेंगे परिमेय है। अब देखो कैसे माना जाता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और कैसे? अगर अपरिमेय है तो किस रूप में है? इस रूप में है। और √5 को हम लिख दे रहे हैं p/q। वास्तव में जिसको हम p/q के बराबर लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q ≠ 0। तो बताओ √5 = p/q लिख दे कि नहीं लिख दे? और जहां मतलब हम एक ऐसी परिमेय संख्या माने हैं, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या माने हैं कि जिसको p/q लिखा जा सकता है, ठीक? जहां p व q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये एक ऐसी परिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या तभी है, कोई जरूरी नहीं होता है, यहाँ हम मान कर चल रहे हैं, ये प्रूफ करना, हमें सिद्ध करना है, इसीलिए हम ऐसा करते हुए चलेंगे। तो क्या करना है? p और q के रूप में लिखा गया, किसको? √5 को। और p व q कैसी संख्या है? सह अभाज्य। मतलब जब ये सह अभाज्य संख्या है, वैसे तो हम लोग जानते हैं √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें सिद्ध करना है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है? अभी एक और बताएंगे लास्ट में कि कैसे किया जाता है, हालांकि वैसे एग्जाम में नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमने जिसको माना p/q, और वहाँ p/q कैसा है? सह अभाज्य है, मतलब p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान से सुनो, यह एक परिमेय संख्या है, हम मान रहे हैं, और यह परिमेय संख्या तभी है जब यहाँ उपयोग हुआ p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य का मतलब यही तो होता है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब हम मान लें कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब ये परिमेय है, और आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
अब बताओ इतना बराबर इतना है तो तिरछा गुणा कर दिए, तो √5 गुणे क्यू बराबर p हो जाएगा। देखो √5 इधर आ जाएगा ये क्यू और इक्वल टू p बचेगा कि नहीं बचेगा, जान लो ना, तिरछा गुणा हो जाता है। फिर बताओ यहाँ पर रूट है ना, यहाँ पर रूट है तो अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा है, 5 और q का होल स्क्वायर और इधर p का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं p स्क्वायर को इधर 5q को उधर, ऐसे बदल दें तो p स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू q स्क्वायर हो जाएगा। देखो p स्क्वायर इक्वल टू 5 और कुछ नहीं है तो गुणे होगा इंटू q स्क्वायर, तो ये लिखा कि नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर का गुणनखंड है ये, p स्क्वायर का गुणनखंड है 5 गुणे q स्क्वायर, है कि नहीं है। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यों करता है, क्योंकि p स्क्वायर का गुणनखंड है कौन, 5p स्क्वायर का गुणनखंड है, इसीलिए 5p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अब बताओ अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। थ्योरम 1.3 पेज नंबर 14 राजेंद्र प्रकाश NCERT, है ना। फिर देखो अतः अगर 5p को विभाजित करता है या करेगा तो निश्चित रूप से 5p का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि जो गुणनखंड होता है वो इधर वाले को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो 5p स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5p स्क्वायर को विभाजित किया तो थ्योरम क्या कहता है, प्रमेय क्या कहता है कि अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक। अगर 5p स्क्वायर p को विभाजित करेगा तो 5p का एक गुणनखंड है, अगर विभाजित करेगा तो गुणनखंड है, जो विभाजित करता है वह गुणनखंड है। अब बताओ अगर ये गुणनखंड है तो एक समीकरण और मान लिए हम। अब देखो यहाँ समीकरण माना गया तो जाहिर सी बात है सॉल्व करने के लिए माना गया है। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 मान लिए, क्यों मान लिए, क्योंकि हमें यहाँ मिला है एक विशेष चीज मिला है, क्या, 5p का एक गुणनखंड है, मतलब हमें p का एक गुणनखंड मिल गया है, क्या, 5p का एक गुणनखंड मिल गया है 5। एक विशेष चीज जहां मिलता है वहां समीकरण मान लेते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे यहाँ क्यों समीकरण माने हैं, तो अगला भी तो लाएंगे। अगर हम 5p का गुणनखंड ले आए हैं तो हमें 5q का भी गुणनखंड लाना है, तभी तो गलत होगा ये चीज। अभी परमेय मानकर चले, जब ये गलत सिद्ध हो जाएगा तो ये परमेय से किसमें बदल जाएगा, अपरमेय में बदल जाएगा। अभी बताते हैं कैसे, ये चीज समझ में आया। अब देखो आगे, अब मान लिए p बराबर 5m, तो कैसे याद रखोगे कि p बराबर 5m है, क्यों माने, ध्यान से देखो ये कह रहा है, यहाँ आ चुका है जो भी हुआ ना समझ में, एक बार फिर से देखना, तो यहाँ आ चुका है जब। अब देखो p बराबर 5m क्यों माने, तो देखो जब ये लाइन लिखो कि 5p का एक गुणनखंड है, 5 किसका, p का, क्या है, एक गुणनखंड है, तो 5 गुणे कुछ होगा कि नहीं होगा, 5 गुणे x, अरे p बराबर 5 गुणे x या 5 गुणे m नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 5p का एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड क्या पता नहीं, तो यहाँ x लिख सकते थे, यहाँ y लिख सकते थे, यहाँ m लिख दिए हैं, तो वही p बराबर 5m मान लिया है। तो देखो 5p का एक गुणनखंड है तो p बराबर कुछ होगा, तो बताओ p बराबर केवल 5 लिखा जा सकता है, p बराबर केवल 5 लिखा जा सकता है, 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5 कुछ लिखा जा सकता है, मतलब p का जब गुणनखंड करेंगे 5 गुणे कुछ आएगा। इसका मतलब है कि 5 गुणे कुछ अंक ना लिखो बल्कि m लिख दो, m मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसीलिए हम p बराबर क्या मान लिए, 5m मान लिए हैं। तो देखो 5p का गुणनखंड है तो p बराबर कुछ क्या, 5 गुणे कुछ होना चाहिए, तो 5 गुणे क्या मान लिए, m मान लिए, तो इसीलिए तो देखो 5p का एक गुणनखंड है तो हम क्या मान लिए, p बराबर 5m, m के जगह पर कुछ भी मान सकते हो, a b c d, स्मॉल में a b c d l m n कुछ भी मान सकते हो, लेकिन m ही मान लो, अच्छा रहेगा। अब आगे देखो ये हो गया। अब इसको मानेंगे समीकरण 3, क्यों मानेंगे, क्योंकि p का वैल्यू यहाँ रखेंगे। याद रखना 3-4 बार सवाल को लगाओगे, ये सवाल 2 बार लगाओ, एक बार देखकर 2 बार अपनी मर्जी से, उसके बाद हम सवाल देंगे उसको लगाना और बताना हमें, ठीक है।
और अगर कोशिश करो तो व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाओ 96 48 411 511 पर जुड़ जाओ, और जो दिमाग में आए क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या कैसे पूछोगे? टाइप करके नहीं, पेन से कागज पर लिखो क्वेश्चन कि ये सर कैसे ये हो गया, सर ये कैसे हो गया, तो तुरंत हम उसका जवाब दे देंगे, हम भी लिख कर दे देंगे तुरंत, है ना। तो तुरंत बताना इस पर, ठीक है। हटा रहे हैं ये, तो देखो यहाँ पर लिख लिए 5 p का गुणनखंड है तो p इक्वल टू 5m हो गया। अब देखो समीकरण 3 से p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब p का वैल्यू 5m यहाँ रख देंगे, ठीक है। p का वैल्यू 5m यहाँ रखेंगे, याद रखना समीकरण 1 जिसको मानते हो हमेशा इतना ही समीकरण बनेगा, याद रखना ऐसे। तो इसको यहाँ रखेंगे, तो देखो समीकरण 3 से p का मान 1 में रखने पर तो देखो p बराबर क्या 5m, तो यहाँ क्या रखेंगे 5m, देखो यहाँ क्या रखेंगे 5m और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिए। ध्यान से देखना यहाँ p बराबर 5m है, p के जगह पर क्या रखेंगे 1 में, यही तो समीकरण है, तो p के जगह पर 5m रखेंगे, 5m रख दिए और इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, ये 5 है ये q स्क्वायर है, इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू q स्क्वायर, है ना। अब देखो 5 से कट जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 होगा कि नहीं होगा, 5 पंचे 25, तो यहाँ क्या बचा 5 बचा और m स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते 5 और m स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू यहाँ से 5 गायब हो गया, वहाँ क्या बचा q स्क्वायर, ठीक है। अब वहाँ पहुँच गए, अब देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ हम इसको इधर लिख दे और 5 गुणा कुछ नहीं तो m स्क्वायर है ना, तो देखो q स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू m स्क्वायर लिख दे। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, q स्क्वायर का गुणनखंड बन गया कौन 5 और m स्क्वायर। अब हमें ये बताओ क्या 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 देखो q स्क्वायर का गुणनखंड हो गया ना, q स्क्वायर बराबर 5 गुणे m स्क्वायर तो गुणनखंड हो गया। अब 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है कि नहीं करता है, करता है। इसका मतलब क्या 5 q का एक गुणनखंड है, वैसे डायरेक्टली लिख सकते थे कि 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5 q का भी एक गुणनखंड है, अभी अभी हमने बताया थ्योरम में, लेकिन चलो ऐसे ही लिख लो कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। थ्योरम में विभाजित करने वाला शब्द लिखा है इसलिए इसको लिखे हैं, ठीक। अब बताओ 5 q को विभाजित करता है तो 5 q का एक गुणनखंड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब बताओ 5 q का एक गुणनखंड है, ये समीकरण 4 कहता है, और 5 p का एक गुणनखंड है, समीकरण 2 कहता है। और यहाँ पर p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये धारणा कहता है। कौन सी धारणा मान लिए है, जो धारणा मानकर चले हैं हम, मान लिए √5 एक परिमेय संख्या, ये एक धारणा है। और क्या हुआ है वहाँ पे √5 इक्वल टू p अपान q, मतलब p बटे q एक परिमेय संख्या है, जहाँ p व q क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये क्या कह रहा है 5p को विभाजित कर रहा है और 5q को विभाजित कर रहा है, तो p और q क्या हुआ सहअभाज्य संख्याएं नहीं रह गई, मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। और अब यहाँ पर क्या पता चला सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं तो परिमेय संख्या है, और ये 2 और 4 क्या कह रहा है सहअभाज्य संख्या नहीं है, p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्या नहीं है तो p बटे q परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखो लिखे हैं समीकरण 2 में कह रहा 5p का एक गुणनखंड है, समीकरण 4 कह रहा 5q का भी एक गुणनखंड है, तो समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट हो गया कि 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड और एक कह रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसका मतलब यही है p व q सहअभाज्य संख्या है, मतलब p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका यही मतलब है। तो 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो मानी गई धारणा है ना, यही धारणा, ये 2 लाइन धारणा होती है, मानी गई धारणा कि, मतलब कौन सी धारणा कि p व q सहअभाज्य संख्या है, p व q सहअभाज्य संख्या है और √5 परिमेय संख्या है ना, का विरोध करती है। अब धारणा की अपनी भाषा में लो, जो मानी गई धारणा की, है ना, चाहो तो ऐसे लिख लो धारणा की कौन
P व Q सह अभाज्य संख्या है उसका क्या करती है, विरोध करती है, उसका विरोध करती है। और इसीलिए जो हम P और Q माने थे परिमेय संख्या है वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है तो P बटे Q क्या है, P बटे Q क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम यहाँ √5 लिखे थे तो क्यों लिखे थे, क्योंकि √5 के जगह पर P बटे Q लिखा गया है, √5 के जगह पर P बटे Q लिखा गया, इसीलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, √5। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम कह दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, जिसको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है उसको मान लो कि वह एक परिमेय संख्या है और किस रूप में लिखा है, √5, जिसको माना गया उतना इक्वल टू P बटे Q, उतना इक्वल टू P बटे Q। और जहां P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखो लिख भी सकते हैं, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। क्या लिखेंगे, जहां P व Q का कोई लिख सकते हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ये मान लिए, ध्यान से सुनो, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब यह क्या है, परिमेय संख्या है। और हमने सिद्ध किया क्या, इधर तिरछा गुणा किए, रूट हटाने के लिए क्या किए, रूट हटाने के लिए वर्ग किए, वर्ग किए तो रूट हट गया, इधर वर्ग किए तो P स्क्वायर बराबर कुछ मिला, जो मिला गुणनखंड के रूप में लिख दिए। गुणनखंड हमें बताता है कि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है और थ्योरम बताता है कि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। अतः जब ये विभाजित करता है तो क्या 5P का एक गुणनखंड है। एक समीकरण मिल गया, ये भी मुख्य समीकरण। अब क्या है, अब आगे बढ़ने के लिए 5P का गुणनखंड है तो हम क्या करते हैं, 5P का गुणनखंड है तो P बराबर 5 गुणे कुछ मान लेंगे, 5 गुणे कुछ, तो हम M मान लिए हैं। सब लोग A मान सकते हो, है ना, P Q मान चुके हो, नहीं मान सकते हो तो A मान सकते हो, B मान सकते हो, M मान सकते हो, N मान सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो यही वैल्यू 1 में रख देंगे। जब 1 में रखेंगे तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगा, क्या, Q स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू M स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहाँ से पता चला कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा, और अगर 5Q को विभाजित करेगा तो 5Q का एक गुणनखंड है। अब क्या मिला हमें, क्या हमें ये मिला, अगर नोट करना होगा तो पॉज करके अभी नोट कर लेना, अब हम इसी में लिखने जा रहे हैं। तो हमें मिला ये कि 5P का एक गुणनखंड है, और इसको मान लिया, याद रखना इसी को 2 मानना, पहले जो है उसको 1 इसको 2 मानना, ठीक है। और फिर हमें 4 मिला, इक्वेशन नंबर 4 मिला कि 5Q का भी एक गुणनखंड है। देखो 5P का एक गुणनखंड है, 5Q का गुणनखंड है, तो मिला क्या। अब ये अपने शब्दों में लिख सकते हो कि यहाँ जैसे लिखे हुए हैं कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः जो मानी गई धारणा थी, या हमारे द्वारा मानी गई धारणा कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ऐसा भी लिख सकते हो कि हमारे द्वारा मानी गई धारणा √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो शब्द हमने बोला है एक बार फिर से उसको वापस जाके लिख सकते हो, वो भी इसके जगह पर, ठीक है। ये समझने के लिए लिखे हैं कि 5P और Q, 5 क्या है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम माने थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कौन सा, P व Q, है ना। जो मानी गई धारणा थी, ऐसे लिख लो, धारणा थी कि P व Q सह अभाज्य संख्या है, गलत है ना, गलत थी, है ना, गलत थी, है कि नहीं, सह अभाज्य संख्या है, गलत थी। बोलो, अगर गलत थी तो इसीलिए P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना, ऐसे लिख सकते हो। तो हमें नहीं लगता समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर सब जगह समझ में आएगा। 2 बार वीडियो में देखना, बढ़िया से नोट करना, वीडियो देखना लगातार समझाते हुए, और कॉपी में देखते जाना कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मतलब जब
वो चीज़ें समझ लेना बढ़िया से। कह रहे हैं ये नहीं है, ये है, उसको अच्छे से समझ लेना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, और हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, उसको सब लोग सॉल्व करोगे, और हमने नंबर भी बता दिया है तो हमें व्हाट्सएप करके दिखा भी सकते हो, ठीक है। और हम चेक करेंगे उसको और बताएंगे जहाँ गलत किए हो, ठीक है। और उसके बाद पहले तो 2 बार वीडियो देखना, और तीसरी बार में लिखना, चौथी बार वीडियो देखना और उसको मिलाना कि क्या क्या है, क्या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया एक बार फिर से पूछना, दिक्कत होगा फिर वीडियो बनाएंगे। अभी तो उसमें क्वेश्चन बताएंगे ही, तो देखना और कमेंट करना, बताना कि क्या स्थिति है। तो सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 2, मतलब खुद करना। सब लोगों के लिए क्वेश्चन है 1, √2 को दिखाना है। दूसरा है √3, तीसरा है √5 हो चुका है। तो याद रखना जिसको दिखाना है उसी को मानोगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है, और एकदम सेम ऐसे रहेगा। जहाँ 5 आया है वहाँ 2 आएगा, जहाँ √5 आया वहाँ √2 आएगा। यही सब होगा, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगा, याद रखना। जब सॉल्व करोगे पता चलेगा। √7 और नंबर 4 होगा √11। तो ये सभी जो है हम क्या करेंगे, निकालोगे, सॉल्व करोगे और हमें दिखाओगे। और हम नेक्स्ट डे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, मतलब और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। याद रखना, इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये तैयार करो, इसी से रिलेटेड है। क्योंकि मान लो √5 दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए पहला, अब अगला दिया हुआ 2 + √5, सिद्ध करो 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब तक ये नहीं जानोगे तब तक ये नहीं आएगा, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना और नोट डाउन दिस। थैंक्स।